चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल ए जे की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। सो चेक कर लेते हैं आवाज़, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? चलिए ठीक है, तो जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। डीसी कैट कैरियर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, और कल तक के क्लासेस में अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट तक कवर कर लिया था। आज साउंडनेस टेस्ट हमें कवर करना है। क्लियर है सर? ओके सर। तो हमें आज साउंडनेस टेस्ट कवर करना है, साउंडनेस टेस्ट कवर करना है, और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कल तक के क्लासेस में यहाँ तक खत्म हो गया है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट तक हो गया। साउंडनेस टेस्ट स्टार्ट करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में मैंने कल थोड़ी बहुत बातें आपसे बताई थी कि क्यों किया जाता है साउंडनेस टेस्ट, क्यों किया जाता है। वॉल्यूम चेंज को चेक करने के लिए किया जाता है। गुड मॉर्निंग रवि। वॉल्यूम चेंज को चेक करने के लिए किया जाता है साउंडनेस टेस्ट। अब इसमें देखा जाएगा तो अनसाउंडनेस किसकी किसकी वजह से आता है। लाइम, सल्फर, मैग्नीशिया, ये तीन इंग्रेडिएंट हैं। अगर एक्सेस फॉर्म में है तब अनसाउंडनेस आ सकता है इसके अंदर। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर थी हमारे कल तक के क्लास में। अब बात इसके आगे ये थी कि अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा। आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं यहाँ पे। कौन कौन से दो तरीके हैं? पहला, अनसाउंडनेस, अगर केवल अनसाउंडनेस केवल जो है लाइम की वजह से है, अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, ड्यू टू फ्री लाइम ओनली, तब आपके पास कौन सा टेस्ट अवेलेबल है? then it can be tested by, then it can be tested by ली चैटलियर, ली चैटलियर मेथड। आपके पास एक तरीका हो गया क्या अनसाउंडनेस को पता करने के लिए, ली चैटलियर मेथड। बट ली चैटलियर मेथड से केवल जो है केवल अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली आप पता कर सकते हैं। यानी वॉल्यूम चेंज अगर केवल फ्री लाइम की वजह से हो रहा है तभी ये पता करके देगा आपको। लेकिन अगर आप बात समझें, दूसरा जो मेथड है हमारे पास ऑटोक्लेव मेथड, एक दूसरा मेथड और है हमारे पास जिसे हम लोग पढ़ेंगे ऑटोक्लेव मेथड। ये जो मेथड है ऑटोक्लेव मेथड इज सेंसिटिव फॉर बोथ, सेंसिटिव फॉर बोथ sensitive for both lime as well as मैग्नीशिया। मतलब ये दोनों की वजह से बता सकता है। देखिए, लाइम हो गया, मैग्नीशिया हो गया, दोनों की वजह से आपने अनसाउंडनेस देख लिया। अब बचा क्या? सल्फर की वजह से अनसाउंडनेस। तो अनसाउंडनेस अगर सल्फर की वजह से आता है तो उसे हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं। सो अनसाउंडनेस ड्यू टू सल्फर, unsoundness due to sulfur, for unsoundness due to sulfur, there is no satisfactory test available, there is no satisfactory टेस्ट अवेलेबल। कोई भी टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है इसकी वजह से चेक करने के लिए। एकदम सही, एकदम सही डीसी कैट कैरियर। तो ये सब पॉइंट हो गए अनसाउंडनेस, साउंडनेस की बात में। अब क्या होता है, देखिए, अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो बातों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो समझ लेते हैं थोड़ा सा। हमें डिटेल में पढ़ना है, कोई टेंशन है नहीं। तो हुआ क्या, देखिए, आप ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिकली सोचिए कि मान लीजिए आपने सीमेंट लिया, इसको यूज करके कोई स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर वेदर का अटैक हो रहा है, फ्यूचर में बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनका अटैक हो रहा है, उनके अटैक की वजह से
एक्सपोजर की वजह से धीरे धीरे क्या हो सकता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। जब वॉल्यूम चेंज होगा उस स्ट्रक्चर के अंदर तो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो फ्यूचर में कितना वॉल्यूम चेंज हो सकता है इस चीज को अभी पता करना है। किसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है? सीमेंट की वजह से। तो वो अभी पता करना है, इसलिए हम लोग साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं। अभी ही हम देख लेंगे इस सीमेंट को, ऐसे वर्स्ट कंडीशन में रखेंगे अभी ही इसी केस में, ताकि पता चल जाए कि मैक्सिमम फ्यूचर में कितना चेंज हो सकता है। अगर एक लिमिट के बाद भी एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो सीमेंट को यूज नहीं करो। तो यूज करने से पहले ही हमें पता चल जा रहा है कि कितना फ्यूचर में मैक्सिमम चेंज, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वो पता करना हमारे लिए जरूरी, इसलिए पता कर रहे हैं। अगर अच्छा है सीमेंट तो यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। तो इसीलिए हम अभी पता कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले पता करते हैं, पहले परफॉर्म करते हैं ली चैटलियर मेथड। आ जाइए ली चैटलियर मेथड को समझते हैं। ये है ली चैटलियर मेथड। ली चैटलियर मेथड ये रहा। गुड मॉर्निंग रोहित। तो ली चैटलियर मेथड में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका पहले ली चैटलियर अपरेटस यहाँ दिखाया गया है। और मैं आपको बता दूं ली चैटलियर मेथड में ली चैटलियर अपरेटस यूज कर रहे हैं आप। किस लिए यूज कर रहे हैं? अनसाउंडनेस या साउंडनेस टेस्ट के लिए कर रहे हैं आप। ऐसे ही एक आता है क्या, ली चैटलियर फ्लास्क। बहुतों को पता होगा ये बात, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखेंगे, गलती वहां पे हो जाएगी। ली चैटलियर फ्लास्क आपसे पूछेगा ली चैटलियर फ्लास्क से क्या मेजर करते हो, तो साउंडनेस मत लगा देना, ये फ्लास्क की बात कर रहा हूं। इससे कौन सा टेस्ट किया जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ली चैटलियर फ्लास्क से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता करते हो। और ली चैटलियर मेथड या ली चैटलियर अपरेटस बोला तब कौन सा टेस्ट करते हो आप? इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इससे क्या पता करते हो आप? क्या कौन सा टेस्ट करते हो? साउंडनेस टेस्ट करते हो। एकदम सही, एकदम सही, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इससे पता करते हो आप साउंडनेस टेस्ट। चलिए ली चैटलियर अपरेटस के बारे में थोड़ा सा जान ले हम लोग। ये इसका नीचे वाला प्लान व्यू है, ऊपर वाला एलिवेशन व्यू लिखा भी है, टेंशन है नहीं, हमें सब लिखा हुआ है। ये एलिवेशन व्यू है और ये जो है आपका प्लान व्यू है। ठीक है, ये सर्कल जैसा दिखेगा आपको, जिसका डाया 30 mm होगा, और एक ब्रॉस का मोल्ड होगा जिसका थिकनेस 0.5 mm होगा। अब यहाँ पे इंडिकेटर लगे होंगे। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे, इंडिकेटर सेंटर से अगर आप देखेंगे लेंथ कितना है, 165 मिलीमीटर। यहाँ बीच में थोड़ा सा स्प्लिट दिया जाएगा। ये स्प्लिट का साइज जो होगा, स्प्लिट नॉट मोर देन 0.5 mm। ठीक है, अब इसका अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो ऊपर और नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है, ग्लास प्लेट लगा हुआ है। अच्छा, ग्लास प्लेट इसके ऊपर, समझिएगा, इसके ऊपर और नीचे लगा रहे हैं हम लोग। क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर और नीचे ग्लास प्लेट, अभी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो एलिवेशन व्यू में हाइट देख सकते हैं आप। हाइट कितनी है? जितना डाया है उतना ही हाइट भी है, 30 mm। ऑब्वियस सी बात है, एक स्फेयर टाइप का है तो उतना ही हाइट भी होगा। तो ये 30 mm है, और ये आपका फिर से इंडिकेटर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, ये फिगर के थ्रू बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब मैं आपको टेस्ट का वो बताता हूँ, प्रोसीजर। टेस्ट का प्रोसीजर बताता हूं मैं आपको। ठीक है, टेस्ट का प्रोसीजर समझते हैं। आपको साउंडनेस यानी वॉल्यूम चेंज पता करना है इस टेस्ट के अंदर। वॉल्यूम चेंज जो पता करेंगे जब सीमेंट सेट हो जाएगा, उसके बाद वॉल्यूम चेंज चेक करना है आपको, आफ्टर सेटिंग चेक करना है आपको। ठीक है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीमेंट लेंगे, सीमेंट लेंगे और इसके साथ वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए वाटर कितना यहाँ पे ले रहे हैं, सीमेंट मान लीजिए 300 ग्राम है, तो वाटर कितना लिया जाएगा, वाटर यहाँ पे कितना लिया जाएगा, एकदम से ग्लास प्लेट जो होता है मोस्ट इम्परवियस मटेरियल होता है, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज इट। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सीमेंट के साथ वाटर यूज कर रहे हैं। वाटर की क्वांटिटी बता दीजिए कितना यूज होगी, 0.78 p वाटर की क्वांटिटी जो यूज होगी साउंडनेस टेस्ट में, 0.78 p वाटर यूज होगा। तो ये सीमेंट लेंगे, ये वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स किया जाएगा। सीमेंट पेस्ट बनाना है हमें, दोनों को मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद फिल किया जाएगा किसके अंदर, इस ली चैटलियर अपरेटस के अंदर। मिक्सिंग एंड फिलिंग टाइम सेम है, 3 से 5 मिनट है। इसमें भर दिया जाएगा। भरने के बाद, अब ध्यान से सुनिएगा, भरने के बाद ऊपर और नीचे क्या लगा देंगे, ग्लास प्लेट लगा देंगे।
ग्लास प्लेट इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि ग्लास प्लेट के अंदर मोस्ट इम्परवियस मटेरियल बोल सकते हैं इसको। इम्परवियस नेचर होने की वजह से इसके अंदर न तो वाटर जाएगा और न पेस्ट के अंदर जो वाटर है वो बाहर आएगा, इसलिए ग्लास प्लेट मैंने लगा दिया। अब ये जो ग्लास प्लेट मैंने लगा दिया ऊपर और नीचे, ग्लास प्लेट मैंने ऊपर और नीचे लगा दिया। अब इसके ऊपर 100 ग्राम का वेट, 100 ग्राम का वेट रखेंगे और उसे प्रॉपर तरीके से थ्रेड या धागे की मदद से हम लोग बांध देंगे, टाई कर देंगे, यानी पूरी असेंबली को फिक्स कर देंगे। पूरी असेंबली को हम लोग पानी के अंदर डाल देंगे। अब पानी के अंदर डाल रहे हो आप, तो अब समझो ग्लास प्लेट इसीलिए तो लगाया हूं कि वो पानी उसके अंदर ना जाए, और पूरी असेंबली को पानी में डाल रहे हो तो 100 ग्राम का वेट इसीलिए रखा हूं क्योंकि वो ग्लास प्लेट मूव न करे। उस वेट को भी धागे से बांध दिया हूं क्योंकि वो वेट हट गया तो प्लेट हट जाएगा। बातें सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए मैंने सारा काम किया है। क्लियर है बात। अब उसको पानी के अंदर रख दे रहा हूं मैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद बाहर निकाल करके लाऊंगा। आप बोलोगे सर 24 घंटे क्यों रखे उसमें? मैं बोलूंगा सेट होने के लिए। आप बोलोगे पानी के अंदर ही क्यों रख रहे हो, बाहर क्यों नहीं रख दे रहे हो? वहां पे तो हर जगह तो बाहर रख रहे थे सेट होने के लिए। देखिए बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर का उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकें तो। देखिए पानी के अंदर क्या है कि जो जनरली 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रखता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने उसके अंदर रख दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग होगी इसकी। अब सेट जब हो जाएगा तो उसके बाद मुझे वॉल्यूम चेंज चेक करना है ना, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से सेटिंग करा रहा हूं। आप बाहर भी कर सकते हो, ये बात समझनी होगी आपको। अगर समझे रहोगे तो कैसे भी कर लो, आपका दिमाग, यहाँ पे कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। रूम में थोड़ा सा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रख लो, 25-27 रूम टेम्परेचर पे, ठीक है बात, इतनी बात समझ में आए। तो हम 24 घंटे के बाद बाहर निकाल करके लाएंगे। अब इस ग्लास प्लेट को हटा देंगे। क्यों हटा दिया हमने? क्योंकि वो सेट हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पानी जाए ना जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए ग्लास प्लेट को हटा दिया आपने। अब उसके बाद से क्या करेंगे, दोनों इंडिकेटर के बीच की दूरी आप नोट कर लेंगे। दोनों इंडिकेटर के बीच की दूरी आप नोट कर लेंगे। अभी मान लीजिए इंडिकेटर के बीच की दूरी कितनी है, x मिलीमीटर है। 24 घंटे के बाद की कहानी बोल रहा हूं मैं, जब सेट हो चुका है, जब सेट हो चुका है तब की कहानी मैं बोल रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? एकदम सही, एकदम सही, सब याद है, डीसी कैट कैरियर। अब क्या हुआ, 24 घंटे के बाद मैंने दोनों के बीच की दूरी नोट कर लिया। अब इस पूरी असेंबली को, असेंबली में ग्लास प्लेट वगैरह हटा दिया, फिर से पानी में ले चलूंगा, फिर से वाटर में ले चलूंगा, लेकिन अब उस वाटर को मैं गर्म करूंगा, उसका टेम्परेचर क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मैं, तो धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करूंगा, और ऐसे इंक्रीज करूंगा कि 25 से 30 मिनट के अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। जब वो 30 मिनट तक बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वही टेम्परेचर मैं फिक्स करके रखूंगा अगले 3 घंटे तक। पहले धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया हूं बॉइलिंग पॉइंट तक, जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया तो उसके बाद से वही टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट पे मेंटेन करके रखूंगा मैं 3 घंटे तक के लिए। और उस पानी के अंदर क्या रखा है, ये सीमेंट पेस्ट जो सेट हो चुका है उसको रखा हूं मैं। अब 3 घंटे के बाद क्या होगा, अपने वॉल्यूम चेंज की वजह से अगर लाइम अगर एक्सेस है, लाइम फ्री फॉर्म में है, तो वॉल्यूम चेंज होगा, जिस वजह से जब वॉल्यूम चेंज होगा ना, तो ये फिर कहाँ होगा, ये इंडिकेटर आपको जो दिख रहा है यहाँ से गैप है, ये जो गैप है तो फिर यहीं से एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा ये। तो जब ऐसे एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो ये चीज आपको जो इंडिकेटर आर्म दिख रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, कुछ इंडिकेटर आर्म जो है कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। तो 3 घंटे के बाद की कहानी मैं बता रहा हूं आपको। तो फिर इन दोनों के बीच की दूरी आप नोट कर लेंगे। अब आपको अगर निकालना है टोटल एक्सपेंशन, तो क्या बता सकते हैं कितना होगा, टोटल एक्सपेंशन कितना होगा। यहाँ टोटल एक्सपेंशन अगर आप देख रहे हैं तो वो निकल सकता है, कोई बड़ी बात अब है नहीं, y माइनस एक्स, यही तो एक्सपेंशन है, y माइनस एक्स मिलीमीटर में आ जाएगा आपका, ये यहां से आप पता कर लोगे। और यही मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए ओपीसी के लिए, ओपीसी के लिए 10 मिलीमीटर, यही मैक्सिमम एक्सपेंशन ओपीसी के लिए 10 मिलीमीटर। बाकी कुछ सीमेंट हैं जिनके लिए 5 मिलीमीटर होना चाहिए, क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? तब तक मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूं।
तब तक मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं। आप कमेंट करके ये बता दीजिए मुझे, मैंने तो बताया ओपीसी के लिए मैक्सिमम एक्सपेंशन 10 मिलीमीटर होना चाहिए, लेकिन बाकी कुछ सीमेंट हैं जिनके लिए 5 मिलीमीटर होना चाहिए, तो क्या आप बता सकते हैं? तो आपको मैंने ये बताया, यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा बता दूं मैं। वाटर और सीमेंट को आपने मिक्स किया। चलिए मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख रहा हूँ। 0.78 वाटर लिया आपने, मिक्स करने के बाद आपने क्या किया, 24 आवर्स के लिए आपको रखना है पानी के अंदर फॉर सेटिंग एक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके ऊपर जब आप पानी के अंदर रख रहे हैं तो ग्लास प्लेट 100 ग्राम का वेट थ्रेड वगैरह आप बांध करके रखोगे, जिसकी वजह से प्रॉपर सेटिंग हो जाए। उसके बाद से आप क्या करोगे, इसको निकाल करके लाओगे और नोट द डिस्टेंस बिटवीन इंडिकेटर आर्म्स के बीच में डिस्टेंस आप नोट कर लोगे। चलो ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई। अब इस असेंबली को क्या करोगे, फिर से पानी के अंदर रखोगे। पुट द असेंबली इन वाटर and increase the temperature of water। अब हम टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है वो ऐसे इंक्रीज करेंगे कि 25 से 30 मिनट में इसका जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे पहुंच जाए, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जनरली होता है, फिक्स तो है नहीं, आपको भी पता है। जब ये फिक्स इस पे पहुंच जाएगा तो यही हम लोग फिक्स कर देंगे कितने देर के लिए, 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए आप फिक्स कर दोगे। इसके बाद से इसमें से बाहर निकाल करके ले आओगे और फिर इंडिकेटर आर्म्स के बीच की दूरी नोट करोगे और एक्सपेंशन निकालोगे। एक्सपेंशन कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे दिखाया मैंने, y-x करके निकालोगे। और यही मैक्सिमम एक्सपेंशन देखिए बताया है डीसी कैट कैरियर ने। हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट एंड IRST40 सीमेंट के लिए मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए 5 मिलीमीटर होना चाहिए। 5 मिलीमीटर होना चाहिए, एकदम सही जवाब। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इस बात को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, दूसरे कलर से लिखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, मैक्सिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए ओपीसी के लिए वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपेंशन फॉर ओपीसी जो होना चाहिए वो 10 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैक्सिमम एक्सपेंशन फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट एंड IRST40 सीमेंट, इनके लिए कितना होना चाहिए, 5 मिलीमीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें अगले टेस्ट पे चलें हम लोग। चलिए अगले टेस्ट पे आइए। अगला है ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड में मैंने क्या बताया, दिस टेस्ट इज सेंसिटिव फॉर बोथ अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम एंड मैग्नीशिया। दोनों की वजह से अगर हो रहा है तब भी ये मेजर करके दे देगा। पिछला वाला मेथड केवल लाइम की वजह से दे रहा था। चलिए टेस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं हम लोग। टेस्ट प्रोसीजर इसका भी सिंपल है, आसान है। इसमें भी आपको सीमेंट लेना है सबसे पहले और उसके साथ वाटर लेना है। वाटर फिर से जो लेंगे आप वो कितना लेंगे, 0.78 वाटर लेंगे आप। चलिए सीमेंट लिया, वाटर लिया आपने। सीमेंट वाटर लेने के बाद अब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद इन्हें फिल किया जाएगा। फिल जो करेंगे आप, चलिए पहले प्रोसीजर बता देता हूँ फिर लिख दूंगा मैं। सीमेंट और वाटर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिल करेंगे। फिल करने के लिए जो मोल्ड लेंगे आप उसका साइज होगा, देखें किसी ने साइज कमेंट किया है क्या, किसी ने नहीं किया। साइज स्टीम जनरेट करते हैं, एकदम सही, स्टीम तो जनरेट करते हैं। साइज लेंगे 25 × 25 × 250 मिलीमीटर साइज लिया जाएगा इसमें मोल्ड का। इस मोल्ड के अंदर हम लोग इस पेस्ट को भरेंगे।
भरने के बाद 24 घंटे छोड़ेंगे सेट होने के लिए। सेट होने के बाद फिर से हम लोग जैसे पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, वाटर को बॉयल कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका बस होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्ड के ऊपर, इस मोल्ड को एक्चुअली हम लोग ले चलेंगे ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव एक टाइप का मशीन समझ लीजिए, जैसे आपने देखा होगा ओवन जो होता है उसमें किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु रख करके आप गर्म कर सकते हैं। वैसे ही ऑटोक्लेव के अंदर आप स्टीम प्रेशर जनरेट करते हो, स्टीम जनरेट करते हो प्रेशर के साथ, किसी भी प्रेशर पे आप जनरेट कर सकते हो। इस मशीन को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का यूज हम लोग ब्रिक चैप्टर में भी करेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑटोक्लेव क्या होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एकदम सही डीसी कैट कैरियर ने एकदम सही जवाब दिया है। चलो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगने वाली है। तो बात क्या हो रही है, 25 × 25 × 250 मिलीमीटर के मोल्ड में आपने क्या किया, इसको भर दिया, 24 घंटे छोड़ा सेट होने के लिए। सेट होने के बाद इसे हम लोग ले चलेंगे ऑटोक्लेव में। ऑटोक्लेव में स्टीम प्रेशर जनरेट होता है और स्टीम प्रेशर भी ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे हम लोग। ये नहीं अचानक से स्टीम प्रेशर नहीं जनरेट कर देंगे, धीरे धीरे प्रेशर ऐसे जनरेट करेंगे कि 1 से सवा घंटे में स्टीम का जो प्रेशर होगा वो 21 kg/cm² पे पहुंच जाएगा। जब इस प्रेशर पे पहुंच जाएगा उसे टाइम फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे अगले 3 घंटे के लिए। तो अब अगले 3 घंटे तक वही प्रेशर मेंटेन रहेगा। फिर 3 घंटे के बाद निकाल करके लाएंगे उस मोल्ड को, उसका वॉल्यूम चेंज चेक करेंगे। पहले वाला वॉल्यूम चेंज आपको पता सॉरी पहले वाला वॉल्यूम चेंज आपको पता था ही, अभी दोबारा चेक कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस से पता चल जाएगा कितना % वॉल्यूम चेंज हुआ। और दोनों के डिफरेंस से ये पता कर लेंगे कितना % वॉल्यूम चेंज हुआ। और वही मैक्सिमम जो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए वो ओपीसी के लिए कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, कोई जवाब देगा अभी कमेंट में? तब तक मैं सारी बातें लिखता हूं, कोई जवाब दे दे मुझे। तो सीमेंट और वाटर मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसे फिल करेंगे, फिल इन द मोल्ड ऑफ साइज 25 × 25 × 250 मिलीमीटर। ओके, इसमें भरने के बाद अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, 24 घंटे तो छोड़ दीजिए सेट होने के लिए, ठीक है। 24 घंटे हमने छोड़ दिया सेट होने के लिए। अब सेट जब हो गया तब क्या करूंगा मैं, इसे अब जो है ले चलूंगा, पुट द मोल्ड इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में ले चल रहा हूं मैं, ठीक है सर। ऑटोक्लेव में क्या होगा, स्टीम प्रेशर वाली बात होगी, ठीक है। तो स्टीम प्रेशर आप जनरेट करेंगे। तो आप जो स्टीम का प्रेशर फिर से ऐसे इंक्रीज करेंगे जैसे पिछले वाले मेथड में था, स्टीम का प्रेशर आप ऐसे जनरेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे कि 1 से सवा घंटे में ये स्टीम का प्रेशर कितना पहुंच जाए, 21 kg/cm² पहुंच जाए। जब इस पे पहुंच जाएगा तब आप क्या करोगे, यही जो है फिक्स कर दोगे कितनी देर के लिए, 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए आप जो है फिक्स कर दोगे, बात समझना है, 3 घंटे के लिए आप फिक्स कर दोगे। जब ये 3 घंटे पूरे हो जाएंगे, 0.8 mm नहीं था डीसी कैट कैरियर, 0.8% था, यहाँ परसेंटेज में देखते हैं हम लोग। उसके बाद से हम लोग निकाल करके लाएंगे और इसका वॉल्यूम चेंज चेक करेंगे। वॉल्यूम चेंज अभी का वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम के डिफरेंस से हम लोग पता करेंगे कितना % वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है। और यही मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होगा वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर ओपीसी कितना होना चाहिए, 0.8%। यहाँ पे सबके लिए लगभग वही होता है, इसलिए अलग से कोई बात नहीं बताई जा रही है। तो 0.8% से ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, डीसी कैट कैरियर 0.8%, तो इससे ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अगर परसेंटेज में देख रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोक्लेव मेथड के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? चले आगे। तो ये है कहानी साउंडनेस टेस्ट के। साउंडनेस टेस्ट में कोई दिक्कत? साउंडनेस टेस्ट में कोई दिक्कत? हाँ एकदम सही। अब क्या किया जाए? चलिए तो अब केमिकल टेस्ट पे चला जाए। हाँ बताएं। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। चलो अगले टेस्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा मेरे में थोड़ा सा लाइव चल रहा लग रहा है। लाइव ठीक है। आ जाइए फिर केमिकल टेस्ट पे। आ जाते हैं हम लोग केमिकल टेस्ट पे। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे सारे समझ लिए आपने। फाइनेस टेस्ट समझ लिया, कंसिस्टेंसी टेस्ट समझ लिया आपने, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और आपने समझ लिया साउंडनेस टेस्ट। सारे टेस्ट समझ लिए। सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। जब क्वेश्चन आप लगाए होंगे तो आपको मिले होंगे क्वेश्चन ढेर सारे। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज केमिकल टेस्ट। तो केमिकल टेस्ट पे बात करते हैं हम। तो केमिकल टेस्ट में केमिकल इंग्रेडिएंट पे बात करेंगे हम लोग ज्यादातर। जैसे पहला मैं केस उठा रहा हूं। पहला जो टेस्ट है जिसे बोलते हैं आप लाइम सैचुरेशन फैक्टर। तो पहले बात समझिएगा जरा, लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है? लाइम सैचुरेशन फैक्टर क्या होता है ये? तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर जो होता है एक रेशियो है। चलिए रेशियो फॉर्मूला में लिख रहा हूं आपको लिए, लेकिन इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रेशियो होता है लाइम अपॉन सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड। लाइम अपॉन सिलिका प्लस एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड। अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जो वैल्यू होगा ये यहाँ पे 2.18 होता है, ये 1.2 होता है और ये 0.65 होता है। देखिए इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि लाइम सैचुरेशन फैक्टर होता क्या है एक्चुअली। लाइम -0.7 SO3, ये सब इतना 0.7 वगैरह मत याद रखिएगा, बस इतना जरूर याद रखिएगा कि लाइम अपॉन सिलिका एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड का रेशियो होता है। ये केमिकल इंग्रेडिएंट से रिलेटेड बातें हैं, इसलिए केमिकल टेस्ट बोल रहे हैं। चैट बंद हो गया लग रहा है। ठीक है, चैट दिखते रहना चाहिए ना। तो ये जो बोला जाता है लाइम सैचुरेशन फैक्टर बोला जाता है। अब ये जो वैल्यू है लाइम सैचुरेशन फैक्टर की जो वैल्यू है ये बताई गई है अलग अलग सीमेंट के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं OPC 33 एंड 43 ग्रेड के लिए अगर आप बात करेंगे तो लाइम सैचुरेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो 0.66 से लेकर के 1.02 के बीच में होती है। 0.66 से लेकर के 1.02। मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से अधिक नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? 0.66 से कम नहीं होना चाहिए और 1.02 से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा 0.66 से कम हो गया तो क्या होगा? ये वैल्यू अगर कम हो गई तो क्या? ये वैल्यू कम हुआ यानी ये वाला वैल्यू बढ़ गया, ये वाला वैल्यू कम हो गया, तब भी दिक्कत है। अगर बहुत ज्यादा कर दोगे तब क्या होगा? ये वाला वैल्यू यानी लाइम बढ़ जाएगा, ये सारे इंग्रेडिएंट कम हो जाएंगे। लाइम भी ज्यादा कर दोगे तो अनसाउंडनेस के चांसेस हैं, और लाइम कम भी बहुत कर दोगे तो उस कंडीशन में स्ट्रेंथ के चांसेस कम हो जाएंगे।
तो इसलिए इतना रखा जाता है। ओपीसी 53 ग्रेड के लिए आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 0.8 से लेकर के बोल सकते हो 1.02, 1.02, 0.8 से कम नहीं होना चाहिए, 1.02 से अधिक नहीं होना चाहिए। सब आईएस कोड के अकॉर्डिंग बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, ये पहला हो गया लाइम सैचुरेशन फैक्टर। दूसरा टेस्ट आते हैं हम लोग समझते हैं। दूसरा टेस्ट है हमारे पास लॉस ऑन इग्निशन। हाँ एकदम सही। चलो लॉस ऑन इग्निशन की बातें बता दो पहले। लॉस ऑन इग्निशन आप कमेंट करके ये बता दो मुझे कि किस टेम्परेचर पे इग्नाइट करते हैं इस टेस्ट के लिए। देखिए करने क्या वाले हैं हम लोग, सीमेंट को जलाने वाले हैं। जो बन के आया है जलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होकर जो आ रहा है सीमेंट, जलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जल जाएगा, शायद कुछ इंप्योरिटीज मिल गई। तो उस पर लॉस कितना हो रहा है ये चीज मुझे चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सीमेंट को जलाते हैं। किस टेम्परेचर पे जलाते हैं कमेंट बॉक्स में आएगा और ये बताएंगे आप लोग। चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए आप लोग लैग हो रहा है लग रहा है, मैं लिख ही देता हूँ, इतना इंतजार करना सही नहीं है। तो हम लोग 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे इस सीमेंट को जलाएंगे। जब इस टेम्परेचर पे जलाएंगे आप तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। वो मैक्सिमम लॉस जो होगा वो कितना होना चाहिए फॉर OPC 33 एंड 43 ग्रेड के लिए अगर आप देखेंगे तो 5%, और यही मैक्सिमम लॉस अगर आप देखें OPC 53 ग्रेड के लिए अगर आप देखेंगे तो कितना होना चाहिए 4%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल टेस्ट है, बहुत सिंपल है। हाँ एकदम सही जवाब। चलिए तीसरा टेस्ट या वैल्यू जो भी बोल लीजिए आप। तीसरा है कि जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं आप, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है, एल्यूमिना अपॉन आयरन ऑक्साइड का जो रेशियो है, रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 0.66 से कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट्स हैं जो आपको आप ध्यान रखने होंगे। चौथा और बातें बताइए। क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया शुड नॉट एक्सीड। चलिए इसका आंसर मैं कमेंट में ढूंढ रहा हूं। मैग्नीशिया की जो क्वांटिटी है, कोई भी सीमेंट हो उसमें मैक्सिमम कितना होना चाहिए, क्या बता सकते हैं? कोई भी सीमेंट हो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया कितना होना चाहिए? कोई बता दे। मेरे में लैग हो रहा है क्या? चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। 6% अगर बात करेंगे किसी भी सीमेंट के लिए तो 6% किसी भी सीमेंट, कोई भी सीमेंट हो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन OPC के लिए बात करेंगे तो 5% तक रहता है, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी किसी भी सीमेंट के लिए अगर बात कर रहे हैं, कोई भी सीमेंट हो तो 6% बोल सकते हैं। इसलिए 6% लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं यूज होता है क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, 4 बातें हो गई। 5वीं बातें, चलिए 5वां इनसॉल्युबल रेसिड्यू कितने होने चाहिए? इनसॉल्युबल रेसिड्यू का मतलब समझ रहे हैं? सीमेंट आप यूज ले आ रहे हो, हाँ एकदम सही। आप सीमेंट ले करके आ रहे हो तो सीमेंट को यूज करने जा रहे हो तो कुछ उसमें ऐसे इनसॉल्युबल पार्टिकल होंगे, मतलब जो पानी डालने पे उसके साथ सॉल्युबल नहीं होंगे, घुलेंगे। तो ऐसे पार्टिकल अगर हैं तो वो कितने हैं, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, इसकी बातें बताई जा रही हैं। तो इनसॉल्युबल रेसिड्यू की बात अगर करें आप तो OPC 33 ग्रेड के लिए अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम जो है इनसॉल्युबल रेसिड्यू 4% तक, और OPC
43 एंड 53 ग्रेड की अगर आप बात करेंगे तो इनका मैक्सिमम क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए, 2% होना चाहिए। क्लियर है बात? कमेंट आ रहे हैं? हाँ ठीक है। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट में अगर आप बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे पता करते हो आप? ली चैटलियर फ्लास्क से, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और ली चैटलियर फ्लास्क और ली चैटलियर अपरेटस में डिफरेंस क्लियर रखिएगा, ऑप्शन में देगा वो कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो ली चैटलियर फ्लास्क से आप पता करते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, कुछ इस तरीके से होगा ली चैटलियर फ्लास्क। अब फिगर शायद उतना बढ़िया ना बन पाए, ये इस तरीके से, इस पे रीडिंग्स आपको दिखेंगे, इस पे रीडिंग्स आपको दिखेंगे, सॉरी, इस पे रीडिंग्स ऐसे दिखेंगे आप, ये ली चैटलियर फ्लास्क। चलिए ठीक है, अब करेंगे क्या हम लोग इसके अंदर सीमेंट लेंगे, सीमेंट लेंगे, कुछ क्वांटिटी लेंगे सीमेंट का। और इसके अंदर एक चीज पहले और बता दूं मैं आपको, इसके अंदर आप भरेंगे केरोसिन। क्या भरेंगे? केरोसिन या नेफ्ता भर सकते हैं आप, केरोसिन या नेफ्ता भर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसमें सीमेंट डाला जाएगा तो ये सीमेंट जब जाएगा, जितना भी वेट होगा वो जाएगा तो कुछ ना कुछ केरोसिन का वॉल्यूम डिस्प्लेस करके ऊपर भेजेगा। ये यहां से वॉल्यूम नोट कर लेंगे और उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में उसका वेट पता कर लेंगे और वेट ऑफ सीमेंट में इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगा। एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से डिनोट कर रहा हूं मैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो यहां पे होगा वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced by cement, is known as specific gravity। यहां से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? ठीक है, कमेंट बार बार रुक जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा टेस्ट है। वैसे भी स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी का भी पता करते हो, आप कैसे पता करते हो? थोड़ा सा आप रिलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपको अजीब अगर लग रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, क्या होता है बताइए कुछ। आप क्या लिखते थे? सिंपल डिफिनीशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखते थे? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन में डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, यही लिखते थे, यही तो लिखते हो। सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल क्या लिखो। यानी आप जो बता रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी वो वाटर के रिस्पेक्ट में बता रहे हो, इसी को बोल रहे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहां पे भी यही है, आप जो बता रहे हो सीमेंट का वेट जो बता रहे हो, ये भी वेट है, ये भी वेट है। किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो? इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में बता रहे हो। बस यहाँ पे स्टैंडर्ड वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं बता रहे हो, इस लिक्विड के रिस्पेक्ट में बता रहे हो। वही क्या होगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी को, वही चीज है, सेम चीज है अगर आप ढंग से समझे तो यही क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो जवाब दे दिया डीसी कैट करियर ने। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है सीमेंट के लिए वो कितना होता है? 3.15 होता है, 3.15 होता है। क्लियर है बातें यहां तक? सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो अब बात यह है यूट्यूब इस पे टेलीग्राम चैनल जेईई की तैयारी ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, थोड़ा जवाब दीजिए, वहां पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहे। कल के क्लास में मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट डिटेल में
छोटा सा रहेगा लेक्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट प्रॉपर तरीके से कवर कर लूँगा। फिर मंडे से हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट, यानी मंडे को पूरा एक ही क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट को समेटने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। उसके बाद से ट्यूसडे से हम लोग कंक्रीट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और मंडे से मैंने बताया भी है, या बता दे रहा हूँ, मंडे से हम लोग शाम को क्लास लेंगे, शाम को क्लास लेंगे 5:15 से के आसपास। इसलिए शाम को ले रहा हूँ कि टाइम शेड्यूल शाम को फ्री रहता है, जितना मन करे उतना मैं क्लास ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम बाउंडेशन होता है थोड़ा सा, अभी टाइम है नहीं, लेकिन शाम को मैं फ्री हूँ, तो शाम को मैं थोड़ा क्लास टाइम एक्सटेंड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप कहोगे, जब तक आप लोगों का मन लगेगा, तब तक क्लास कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अभी तो कल तो मॉर्निंग में ही रहेगा, मंडे से हम लोग शाम से आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जुड़िए, टेलीग्राम पे भी जुड़िए, जेईई की तैयारी वहाँ पे जुड़िए, और वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, वहाँ पे भी देखिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे 10 से 11 फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।